आंदोलन जीवी शब्द तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है और आंदोलन से ही जीने का अधिकार मिलता है, क्योंकि जब पानी आया ऊपर के बांधों का कोई रेगुलेशन मॉनिटरिंग नहीं किया, जिसका कानूनी प्रक्रिया है, जिसके लिए रेगुलेशन कमेटी है, सब कुछ है, ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट्स और बड़े बड़े इक्विपमेंट, सबकी बात है। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाना था, इसीलिए 17 सितंबर सुबह तक पानी छोड़ा नहीं, गेट खोले नहीं। आप सोचिए, एक वाटर बॉटल कोई खरीदता है 1 लीटर की, तो उसको 18-20 रुपया देते हैं और यहाँ 25 रुपये में 1000 लीटर पानी देते हैं। पानी एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर तीसरा महायुद्ध हो सकता है और भूजल खत्म हो रहा है देश का, क्योंकि ग्राउंड वाटर यूज़ पर कोई व्यवस्थित रेगुलेशन एंड कंट्रोल नहीं है। इतने में तीसरा ग्रुप है जिन्होंने मुझे लाथा मारी है और मुझे गिराया, मेरी साड़ी खींची, मेरा सर पटकते रहे दीवार पर वगैरह। यूनिटी हमारा अभिमान का मुद्दा है, उसका केवल स्टैचू बनकर नहीं चलेगा। और स्टैचू में कौन है? सरदार सरोवर। वो आंसू ढाल रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो हम देखेंगे इकबाल बानो की याद आती है। नमस्कार, वायर संवाद के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिसने स्वतंत्र भारत के एक अत्यंत प्रमुख और महत्वपूर्ण जन आंदोलन का नेतृत्व किया है। अगर पिछले 75 वर्षों का कोई एक ऐसा जन आंदोलन है जिसने बड़ी परियोजनाओं और बड़े बांधों से विस्थापित हुए आदिवासी और ग्रामीणों के जीवन को जो आंदोलन केंद्र में लाया है, अगर कोई एक आंदोलन है जिसने बड़ी परियोजनाओं से संस्कृति और भूगोल पर पड़ते नुकसान और तबाही का आकलन किया है, यह वह आंदोलन है। यह आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन का चेहरा, इसकी आत्मा और इसका स्वर मेधा पाटकर आज हमारे न्यूज़ रूम में है। हमारे पास मेधा ताई, आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको करीब 40 साल पहले ले जाना चाहूँगा, जब आप एक युवा विद्यार्थी हैं, मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं। वह कौन सा लम्हा है जब आप तय करती हैं कि मुझे पढ़ाई छोड़कर नर्मदा के लिए अपना जीवन समर्पित करना है? नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में मेरी जो पढ़ाई हुई वो एमए इन सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट ही मेरा फोकस था। तो उसके बाद जो मैंने स्टडी किया वो डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, यही मेरी थीम थी। तो उसका लेकिन मैंने पीएचडी आदि छोड़ दी। मैंने कहा क्या अभी पढ़ते पढ़ते रहेंगे, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करने गई, अर्बन स्लम्स में काम करती रही। तो गुजरात के पूरे नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बेल्ट जो है, आदिवासी ज़िले हैं, वहाँ मैं साबरकाठा से डांग तक अलग अलग प्रकार का काम करती थी। वहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, डांग के आदिवासियों के साथ वगैरह। तो वहाँ मुझे उसी समय ये नर्मदा का मुद्दा ध्यान में आया और ये पता चला कि उसमें वहाँ के एक भूतपूर्व अधिकारी थे कि विश्व बैंक इसको पैसा दे रही है, लेकिन इसकी पूरी जांच परख भी नहीं हुई है और बहुत बड़ा विस्थापन होने वाला है। तो फिर पहाड़ी क्षेत्र में चल के जाने का एक मौका मुझे मिला। एक वकील बहन थी और वो कानूनी लड़ाई लड़नी चाहती थी। मुझे लगा कि नहीं, जब तक कि संगठन नहीं बनेगा तब तक हम कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोर्ट की प्रक्रिया बूमरैंग हो जाएगी। तो उस समय से फिर नर्मदा में शुरुआत हुई। पर जब मैं गुजरात में काम करती थी तब भी हाथमती, इंद्रासी नदियों पर जो बांध बने थे उसके जो असर थे, डूबने वाली ज़मीन, और जब वो खुलती है तब बड़े बड़े पटेल समाज के ही लोग उस पर कब्जा करते थे और जिन वणकर समाज की, दलितों की, आदिवासियों की, बंजारा समाज की ज़मीनें डूबी थी, उनको वो वहाँ पाँव नहीं रखने देते थे। तो ये सभी जानकारी मिली। और पानी कहाँ जाता था? शहरों में जाता था, उद्योगों में जाता था। तो उससे एक प्रक्रिया बन गई कि जो थियोरी का अभ्यास हुआ था वो प्रैक्टिस में दिखाई दिया। और फिर नर्मदा में ये चल के 2-2.5
दिन तक पैदल चल के सतपुड़ा में और विंध्य में सामने सामने जो पर्वतमालाएं हैं, वहाँ के आदिवासियों से बात करके पता चला कि उनको कुछ भी मालूम नहीं है, उनको पूछा तक नहीं गया। ये राइपेरियन कम्युनिटीज़ जो होती है, जो पीढ़ियों से नर्मदा जैसे नदी के किनारे रहते हैं और नदी को एक प्रकार से बचाते हैं, वहाँ के जंगल को बचाते हैं और सादगी और स्वावलंबन का जीवन जीते हैं। तो उनको इस प्रकार से अचानक ढकेल देना डूब में, ये बहुत ही अपराध था, संविधान के खिलाफ थी। तो मैंने सोचा कि वहीं रहना ज़रूरी है। तो एक एक तहसील में संगठन बना के गए और मेरे साथ एक एक युवा साथी जुड़ते गए। तो एक सामूहिक कार्य बन गया, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कोई काम करती है। और हर गांव के प्रतिनिधियों की समिति बनाना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया। और फिर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में गए तो वहाँ मैदानी क्षेत्र, जिसमें भी एक ही बांध सरदार सरोवर का 214 किलोमीटर तक डूब लाने वाला जलाशय, ये उनको भी बर्बाद करने वाला था। तो आदिवासी ही नहीं, किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, व्यापारी, सब एक प्रकार से, कुम्हार, केवट, नावड़ी चल, सब जुड़ गए और फिर हमारा एक बड़ा संगठन खड़ा हो गया। तो हमको लगा कि सभी सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का सवाल उठाया, वो भी ये कानून नहीं आया था, उस समय की बात है। और हम लोगों को लगा 1985 से जब ये शुरुआत हुई कि एक एक मुद्दे पर हमको जवाब लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो कलेक्टर या तहसीलदार से लेकर केंद्रीय TN सेशन साहब थे पर्यावरण मंत्रालय के, वहाँ तक हम पहुँच गए और बात पूरी पोल खोल होके हमारे सामने आई, जिस पर हमको सवाल उठाने। 40 साल बाद आप देखें कि आपने बहुत काम किया है, लेकिन बहुत तरह तरह के आरोप भी आप पे लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल तक कहा था, जब उन्होंने बांध का उद्घाटन किया तो कहा कि अर्बन नक्सलियों ने उनकी वजह से ये परियोजना रुकी रही। नक्सल्स कभी अर्बन होते थे क्या? तो नक्सल्स क्या होते हैं और नक्सलवाद क्या होता है, जिनको पता नहीं, वो एक पॉलिटिकली डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए आरोप लगाते हैं। इसका हम कहाँ तक जवाब देते रहेंगे? ये हास्यास्पद है। नक्सलवादी हमको मानते हैं क्या कि हम उनके समूह के व्यक्ति हैं? मुझे याद है कि स्वामी अग्निवेश जी और डॉक्टर BD शर्मा जी, ब्रह्मदेव जी शर्मा, जो SC/ST कमिश्नर रह चुके हैं, वो गए थे कुछ मध्यस्थी करने के लिए नक्सलवादी और छत्तीसगढ़ के कुछ मुद्दे पर। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा भाई उनको पूछो कि मेरा आना उनको मंजूर है क्या? नहीं मंजूर किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है नक्सलियों को मंजूर नहीं था कि आप वहाँ आए। नहीं मंजूर था, नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य या गोल समझो समता और न्याय का भी होगा, लेकिन मार्ग अलग होते हैं। हमारा पूरा मार्ग गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा, इन सब के मार्ग पर हम चलते हैं। तो हमारी मंजिल समता, न्याय, सादगी, स्वावलंबन, सर्वधर्म समभाव की, यानी संवैधानिक मूल्यों के चौखट में समाजवाद की है, मतलब गैर बराबरी की खिलाफत की है। तो हम लोग कैसे नक्सलवादी कहे जाएंगे? और हम अर्बन हैं, मतलब क्या? हमारा जन्म शहर में मेरा भी हुआ है, लेकिन मेरा अधिकतर कार्य तो या तो शहर में, बिल्कुल जिनको झोपड़पट्टी कहते हैं, मैं नहीं कहती, गरीब बस्तियाँ, या ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र हो या मैदानी किसानी क्षेत्र हो, इसमें ही हुआ है। तो ये आरोप झूठे होते हैं और जब सही मुद्दों पर आरोप जवाब देना उनके लिए मुश्किल होता है। अगर विकास की किसी परियोजना को ही नहीं, हम लोग किसी भी योजना या सरकार के नीति, निर्णय, कानून पर सवाल उठाते हैं, तो इस प्रकार के आरोप लगाकर मूल मुद्दे नकारना, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या साजिश। मैं यहाँ मुद्दे पर आता हूँ, बांध वाले मुद्दे पर, इस सरदार सरोवर परियोजना पर। एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने लंबे समय तक शायद आपका साथ भी दिया था। बाद में आकर उन्होंने लेख लिखा कि जो कुछ मेरा आकलन था पहले वह गलत था। सच ये है कि इस बांध ने, इस परियोजना ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। सौराष्ट्र तक, कच्छ तक पानी पहुंच गया है और अब वक्त आ गया है कि इस आंदोलन से जुड़े लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। आप स्वामीनाथन अंकलेश्वरी जी, अय्यर की बात कर रहा हूँ। वो हमारे साथ कभी नहीं थे। उनकी पत्नी जो थी शहनाज अंकलेश्वरी अय्यर, वो हमारे समर्थक थी, इतना मुझे मालूम है। उन्होंने अचानक ये 2 कॉलम्स, उनका, वो कॉलमिस्ट है,
तो कॉलम उनके हाथ में होता है, एक स्पेस होती है उनके लिए अवेलेबल, जो आपके लिए भी कभी कभी नहीं होती है। लेकिन उन्होंने वो जो 2 आर्टिकल्स लिखे हैं वो तद्दन बेबुनियादी है। उन्होंने जो हमारी जो कानूनी लड़ाई हुई उससे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है, जैसे नर्मदा में है, गोदावरी में है, एक नदी कृष्णा में है, जब अंतर्राज्य विवाद होता है तब एक ट्रिब्यूनल यानी पंच बिठाया जाता है। एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, जिसमें विस्थापितों की सुनवाई नहीं होती है, नॉन स्टेट एक्टर्स की सुनवाई नहीं होती है। तो स्टेट एक्टर्स यानी उन राज्यों के प्रतिनिधि बात करते हैं, पर उससे 10 साल बात होते हुए, ये प्रक्रिया चलते हुए जो निर्णय हुआ नर्मदा के मुद्दे पर, उसको कभी अंकलेश्वरिया अय्यर जी ने पढ़ा है? उन्होंने नहीं पढ़ा है। उन्होंने घाटी की स्थिति देखी है कि 245 मतलब 244 गांव और एक नगर ध्वस्त होना, अति उपजाऊ खेती ही नहीं, पहाड़ का हजारों हेक्टर जंगल, ये सब और पीढ़ियों पुरानी बस्तियां, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा से भी पुरानी संस्कृति नर्मदा में है। आदि मानव का जन्म वहाँ है। जगह का नाम बताएं तो? ये तो बड़वानी जिला है, धार जिला है, सभी है। और आदि मानव का जन्म होशंगाबाद में हुआ ऐसा। पर हमारे क्षेत्र में भी जब गाइड सिनेमा में आपने देखा होगा ना, आर्कियोलॉजिस्ट टेंट लगा कर रहते हैं, वैसे रहे तो उनको हजारों साल पुराने बर्तन और क्या क्या मिला था। खैर, अंकलेश्वरिया अय्यर जी ने क्या देखा है इस परियोजना के लाभ हानि के बारे में, क्या जाना है, तो हमने जब जवाब भेजा टाइम्स ऑफ इंडिया जिसमें कॉलम छपे थे, उन्होंने नहीं, जवाब नहीं छपा। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छपा? नहीं, तो सोशल मीडिया पर कहीं छप गया। और उन्होंने एक ही एनजीओ को कुछ, उन्होंने ही सब काम किया है। अब हंसे कि रोए, हम कोई संगठन विरुद्ध संगठन या संस्था ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हमने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। सबको मालूम है, सभी जजमेंट्स हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन के हैं, सभी डायलॉग्स हमारे साथ हर प्रधानमंत्री के साथ होता रहा है, केवल एक छोड़कर। तो ये सभी चीज़ें अंकलेश्वरिया अय्यर जानते ही नहीं है। उन्होंने एक रिसर्च का आधार दिया है, वो रिसर्च बिल्कुल, मैं भी तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाती थी हमारे स्टूडेंट्स को, बिल्कुल गलत मेथोडोलॉजी के आधार पर किया है, उसके आधार पर उन्होंने। खैर, 2 कॉलम्स को इतना महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। पर कई अधिकारियों ने मुझे कहा कि ताई, उन्होंने तो बोला है कि आपने जो भी कहा वो झूठ साबित हुआ है। मैं कहती हूँ कि हमने जो भी कहा वो सच साबित हुआ है। पर्यावरणीय असर, एक उदाहरण देती हूँ मैं, सी इनग्रेस यानी इतनी बड़ी नदी जब इतने बड़े बांध से रोकी जाती है तो समुंदर अंदर आता है, क्योंकि समुंदर को रोकने का काम खत्म होता है नदी का। तो सी इनग्रेस अभी नर्मदा में कितना हुआ है और कब से हुआ है? ये कहते थे कि आप पुरस्कार के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं, आप 30 साल के बाद कुछ हो सकता है उसका मुद्दा अभी उठाते हैं। 2013 में जब बांध पूरा भी नहीं हुआ था, तब से 60 किलोमीटर समुंदर नर्मदा में आ चुका है, जिससे हजारों मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है, जिससे खेती और भूजल प्रभावित हुआ है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री को जाकर घेरा था और कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है। तो हमने जो जो बोला है वो सही साबित हुआ है। मैं और बहुत बातें आपको बता सकती हूँ। लेकिन पानी जो गया है सौराष्ट्र और कच्छ में, जो वहाँ का सूखा इलाका था, ये भी सत्य है। वहाँ के कई लोग कहते हैं हमारे पास पानी नहीं था, आज पानी आ रहा है और वो इसी परियोजना से पानी आ रहा है। देखिए कि नर्मदा में जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्य 10 साल तक जब ट्रिब्यूनल बैठा था 1969 से 79 तक, जो इंदिरा गांधी जी ने नियुक्त किया था, और इंदिरा गांधी जी ने इनका विवाद छुड़वाने के लिए और राजस्थान को जोड़ा था कि भाई ये भी ड्रॉट प्रोन, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी पानी जाना चाहिए। तो उस समय तो हम थे नहीं, हम 85 में आए। तो जब ये निर्णय हुआ तब यही बात हुई थी कि कच्छ को देने के लिए हमको बड़ा बांध चाहिए, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 10 साल तक इस बांध का विरोध करता रहा। तो हम अगर विकास विरोधी है तो सबसे पहले तो वो विकास विरोधी थे, और दोनों राज्यों ने विरोध किया था कि इतना बड़ा डूब और सबमर्जेंस और विस्थापन हमारे राज्यों में होगा और हमारा क्या फायदा होगा। तो जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने तब निर्णय आ गया 10 साल के बाद का, और उसमें एक बूंद सरदार सरोवर के पानी पर
महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को अधिकार नहीं दिया गया है। केवल उनके बेसिन में उनका जो हिस्सा है, 1,00,000 चौरस किलोमीटर का नर्मदा का बेसिन है, 1312 किलोमीटर की बहती हुई नर्मदा है, तो उनके बेसिन का पानी इतने स्तर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी पद्धति से। ऐसा उसमें भी महाराष्ट्र को इतना सा 0.25 MF मतलब 11 TMC और मध्य प्रदेश को 18.25 MAF मतलब मिलियन एकड़ फीट। 1 एकड़ में 1 फुट पानी भरेगा, एकड़ फुट होता है। तो ये सब जो हुआ है निर्णय, उसमें केवल बिजली का लाभ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मिलेगा। जो बिजली निर्माण होगी उसका 27% महाराष्ट्र और 56% मध्य प्रदेश। अब वो भी नहीं मिल रही है तो पैसे की लेन देन पर आर्बिट्रेशन चल रहा है। विवाद है गुजरात और मध्य प्रदेश में भी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी। लेकिन कच्छ को क्या मिला है? मेरा प्रश्न वही है। कच्छ के किसान नेता पूरे हमारे घाटी में आकर भी बताते गए हैं और कई सारी वीडियोस गुजरात में वायरल हुई है कि जब कच्छ में एक ब्रांच कैनाल जाती है मेन कैनाल की, उसका माइनर नेटवर्क आज तक बना ही नहीं है। और इसीलिए कच्छ के रापार तालुका में कुछ थोड़े से किसान छोड़े तो बाकी किसानों को इरिगेशन का लाभ, सिंचाई का लाभ मिला नहीं है। कच्छ के में पानी तो कभी पहुंचा, लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव के पहले मैंने कच्छ का पानी रोका, हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन ने रोका। ऐसे आरोप जो 4 प्रमुख राजनेताओं ने प्रधानमंत्री जी के साथ लगाए, वो कितने गलत हैं। पानी तो कभी पहुंचा है, पर अदानी के पोर्ट्स को पानी मिला और वहाँ के एक कंपनियों को पानी मिला, जिंदाल स्टील जैसे, और वहाँ के कुछ थोड़े से शहरों को पानी मिला। आज भी भुज जैसा तहसील जहाँ कच्छ में भूकंप हुआ तो हम लोग वहाँ 15 दिन काम कर रहे थे, तो हमने देखे है पूरी कच्छ की स्थिति। आज भी कच्छ की महिला अपने माथे पर घड़ा लेकर कुछ किलोमीटर चल के जाती है, पानी लाती है। इसकी वीडियोस है, पर देश शायद जानता नहीं है कि कच्छ में पानी कितना पहुंचा, कहाँ मिला और कंपनियों को कितना मिला। कुल गुजरात के कंपनियों को जो पानी देना था, उसका जो प्लान में हिसाब था, उससे कई गुना ज़्यादा पानी दिया गया। कोका कोला जैसे फैक्ट्री को दिया गया और 450 कंपनियों की सूची है मेरे पास जिनको पानी दिया, वो भी 25 रुपये 1000 लीटर के हिसाब से। आप सोचिए, एक वाटर बॉटल कोई खरीदता है 1 लीटर की, तो उसको 18-20 रुपया देते हैं और यहाँ 25 रुपये में 1000 लीटर पानी देते हैं। ग्राम पंचायतों को भी इन्होंने कीमत लगाई, तो बहुत ही कम ग्राम पंचायतों ने पानी स्वीकार किया है। उनको लगा नहीं, हमारे पारंपरिक स्रोत हम भुज जैसे तालुका में हम पुनरुज्जीवित करेंगे, यही अच्छा है। और जो ब्रांच कैनाल का एक उप ब्रांच कैनाल का उद्घाटन बराबर चुनाव के पहले हुआ था, वो प्रधानमंत्री जी ने किया ज़रूर, लेकिन कुछ घंटों में 24 घंटे के पहले वो कैनाल टूट गए। आज एयरपोर्ट्स टूट रहे हैं, आज बिहार के पुल टूट रहे हैं, वो बात अलग है, तो अब लोग आदी हो गए उसके। मोरबी का पुल टूटा इस प्रकार से, लेकिन ये कैनाल जो टूटी, आज भी उसमें पानी नहीं जा रहा है। तो कच्छ को कितना पानी मिला, कच्छ के कैनाल नेटवर्क को कब पूरा करने वाले हैं, पता नहीं है। तो ये सब जो है, सौराष्ट्र में भी माइनर कैनाल नेटवर्क की टूट फूट, और ये इतना गंभीर सवाल है कि कई किसानों को मेन कैनाल पर अपना पंप लगाकर वहाँ से हज़ारों रुपए खर्च करके पानी लेना पड़ता है अपने खेत में। तो ये सब स्थिति लोगों को पता नहीं है। आंकड़ा है हमारे पास कि जो कुल पानी पहुँचा है कच्छ में, उसका कितना कंपनीज के पास गया है और कितना ग्रामीण या आम नागरिक के पास गया है? आंकड़े तो है, उसका अभ्यास किया है, पर अब भी मेरे हाथ में नहीं है। पर जो कच्छ गुजरात का 24% इलाका है, एक जिला, और उसमें 1.6 MAF कुछ ऐसा एक पानी देना था उसके परसेंटेज में, लेकिन इन्होंने कोई उतना पानी नहीं दिया है। और पीने का पानी भी पूरे कच्छ के गांव को नहीं मिला है, और सिंचाई भी जहाँ जहाँ होने वाली थी, और कुछ सिंचाई का क्षेत्र तो जैसे अडानी के SAZ का क्षेत्र है, उसको इन्होंने कट कर दिया। एक जरापारा गांव है मुंद्रा तहसील में, उनका कमांड एरिया से उनको हटा दिया। तो इन्होंने कुल कमांड एरिया, मतलब जो सिंचित होने वाला लाभार्थी क्षेत्र होता है, उसको कम कर दिया है। और पानी माइनर नेटवर्क न बनने से 2017 तक भी 1/3 भी सिंचाई नहीं मिल रही थी।
जो क्षेत्र ये क्लेम दावा कर रहे थे उसकी, ये तो गुजरात के ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी, जो वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात के पूरे बांधों का अभ्यास किया था। ये सब अंकलेश्वरी अय्यर जैसे कॉलमिस्ट थोड़े पढ़ते हैं, हम इतने सालों से ये सब पढ़ते आए हैं। और उन्होंने 2017 में एक आर्टिकल लिखा है, 6 करोड़ गुजरातियों को फंसाया गया है सरदार सरोवर के नाम से। बात बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा कैनाल नेटवर्क आगे बढ़ा है, लेकिन पूरा कैनाल नेटवर्क माइनर जब तक पूरा नहीं होता तब तक खेत में पानी नहीं पहुंचता है, और खेतों में पानी दे देंगे तो फिर कंपनियों के लिए पानी नहीं बचेगा। तो कंपनियों को जितना पानी देना था उससे ज़्यादा पानी दिया है, और जो लोगों को हर गांव को पानी देंगे, ऐसा करके पूरी सूची बढ़ाते 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 निर्जन गांव भी जो गुजरात के थे उनको भी शामिल किया था कि इनको भी पीने का पानी देंगे जहाँ कोई रहता ही नहीं। तो ये सब हम लोग बार बार बताते रहे। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ है? मैं कुछ एक बार गुजरात गया हूँ पत्रकारिता के सिलसिले में। ऐसा क्यों हुआ कि गुजरात के लिए यह परियोजना बहुत ही भावुक मुद्दा बन गया है? एक आम गुजराती, जिसका ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या बांध से कोई सरोकार भी हो, वह भी अपने आप को इस परियोजना से जोड़ कर देखता है। उसके भीतर इस परियोजना के प्रति एक खास तरह की आत्मीयता है। ऐसा क्यों हुआ आखिर? देखिए, पानी एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर तीसरा महायुद्ध हो सकता है। अभी भी पंजाब और हरियाणा के बीच में, हरियाणा और दिल्ली के बीच में है, और भूजल ख़त्म हो रहा है देश का, क्योंकि ग्राउंड वाटर यूज़ पर कोई व्यवस्थित रेगुलेशन एंड कंट्रोल नहीं है, जिस पर सैफुद्दीन सोज जब जल मंत्री थे संसाधन, तब उन्होंने बड़ा रिपोर्ट करवाया था। हमारा आंदोलन यहाँ 21 दिन का उपवास और ये सब चला था। मैं यही कहती हूँ कि पानी का मुद्दा या कोई भी लाभ मिलने वाला मुद्दा, ये लोगों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है और उसमें कोई गलत नहीं है। पर पानी का नियोजन कैसे होगा? अगर केंद्रीय व्यवस्था होगी, मतलब सेंट्रलाइज्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, तो पानी किसको जाता है और किसको नहीं मिलता है। ज़रूरतमंद इलाके छूट जाते हैं और शहरों और इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा पानी जाता है, और उसके जो पर्यावरणीय असर है, उसका जो सामाजिक असर विस्थापन का है, उसका क्या होता है। ये एक ही बांध का मुद्दा नहीं है। नर्मदा में ही बरगी से लेकर इंदिरा सागर तक, ओंकारेश्वर तक जो बांध बने हैं, उनको किसको ज़मीन मिली है? यहाँ 39 साल लड़ते लड़ते हम लोगों ने देखा है कि तीनों राज्यों में सरदार सरोवर प्रभावित तीनों राज्यों के 40,000 से 50,000 के बीच इतने परिवारों का पुनर्वास हो चुका है। उसमें भी क्या क्या कमियां हैं, कुछ हज़ार लोग अभी भी छूटे हुए हैं, हमको लड़ना ही पड़ता है। पर ये क्या होता है कि जो लाभ क्षेत्र बताया जाता है, वहाँ ये राजनीतिक भी वोट बैंक की सोचते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार और कंपनियों के लाभ की सोचते हैं, जिसमें कुछ तो गठबंधन होता ही है। ये अब जाहिर हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं, वो एक बॉन्डेज होता है, पॉलिटिकल एंड सोशल इसके। लेकिन जब लोगों को पता चलता है तब लोग सवाल खड़े करना शुरू करते हैं। आज गुजरात में भी सब जगह सवाल खड़े करना शुरू होता है, और फिर भी जो आंकड़े दावे बताए जाते हैं उसका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी आप जैसे के अलावा कितने लोग करते हैं, तो लोगों को वही भ्रमित करता है। पर देखिए, पिछले गुजरात के विधानसभा चुनाव के पहले हमारे ऊपर इतने आरोप क्यों हुए कि इन्होंने गुजरात का विकास रोका, इन्होंने कच्छ में पानी जाने से रोका, जो झूठ है। बांध को रोका भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक, क्योंकि हजारों परिवार डूब क्षेत्र में रह रहे थे, तो उनको क्या पानी में डुबाकर बांध आगे बढ़ा सकते थे? ये कानून के खिलाफ था, ये नीति के खिलाफ था, ये जजमेंट्स के खिलाफ था। तो इसीलिए उस समय प्रचार का ये मुद्दा बन गया कि हमने रोका, क्योंकि लोगों के वोट्स नहीं मिलेंगे नर्मदा में फंसाए हुए लोगों के, समुदायों के, क्षेत्रों के। ये कहीं ना कहीं डर गुजरात के राजनेताओं को था। ये हम लोग आपने राजनीति कही तो एक प्रश्न है, फिर मैं मेरी सहयोगी पूछना चाह रही हैं। आप भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप राहुल गांधी के साथ चली थी। इससे पहले गुजरात कांग्रेस बहुत लंबे समय तक इस परियोजना पर
खड़ी थी और आपका विरोध भी कर रही थी। आपका राजनीति के साथ, इलेक्टोरल राजनीति जो कहते हैं, क्या अनुभव रहा है? कोई भी पार्टी हो, हम लोग किसी से भी आज के रोज में जुड़े नहीं हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा हम लोगों ने क्यों मंजूर की? कोई भी राजनेता हो किसी भी पार्टी का, वो अगर जनता के बीच में उतर के आए, जन संवाद करे, तो हम क्या उसका विरोध करेंगे? पर हम लोगों ने वहाँ जाकर क्या किया? एक फोटो जो हमारा वायरल करा दिया गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई हाथ ये किया था या कुछ भी, क्योंकि हम तो बात रखने में उत्सुक थे। और उसके पहले दिन 1 घंटे हमारे 25 लोगों की एक साथ बात हुई थी, जिसमें उनके साथी जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह जी, ये सब बैठे थे। और हमने हमारे आवेदन दिए थे। हमारा मुद्दा था कि भाई शाश्वत विकास की अवधारणा आपकी पार्टी मंजूर करेगी कि नहीं। हमारे सवाल थे और हमारे सुझाव थे। तो ये संवाद क्या हम किसी भी राजनीति से एक दल से कर सकते हैं? जो भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम जाते ही है, करते ही है। और उन्होंने भी बहुत शांति से सुनवाई की थी और ये कहा था कि जरूर मैं इस पर सोचूंगा, क्योंकि हमने कहा कि राजनीतिक दल और जन आंदोलन, इनकी राजनीति अलग होती है, पर इनके बीच में जो संवाद होना चाहिए उसके लिए आप एक मंच, एक मोर्चा खड़ा करना ये जरूरी है। नहीं तो जनप्रतिनिधि चुनकर चले जाते हैं, संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेकर भाग जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना होता है। और फिर आते हैं 5 महीने पहले अगले चुनाव के, तो ये सही नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। मैंने एक पीपल्स पार्लियामेंट की बात बताई थी कि बर्ट्रांड रसेल ने जैसे कहा था। तो दूसरे दिन 15-20 मिनट हम उनके साथ चले थे। अभी हर एक फ़ोटो का उपयोग करना, वीडियो का उपयोग करना, पुरानी वीडियोस खोजकर उसको आज की ताज़ा स्थिति बताना, क्या सच और क्या झूठ है ये बोलना मुश्किल है। उस प्रकार से उस यात्रा का उपयोग किया गया है। पर हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी हमारा विरोध करती थी कभी भी। अब गुजरात में सब कोई जो भूमिका लेते थे उसको हम जवाब देते थे। हर पार्टी में भी कुछ लोग ये भूमिका लेते हैं, कुछ लोग वो भूमिका लेते हैं। राहुल गांधी ने एक बार राजीव गांधी फाउंडेशन में चर्चा की थी, तब उन्होंने कहा था शांति से, हमारे पार्टी में भी सबको समझाना मुश्किल होता है आपके जन आंदोलनों के बाद। मैंने कहा आप हमको बुलाइए। तो एक बार उन्होंने बुलाया था राजीव गांधी फाउंडेशन, और जब उनके कार्यकर्ताओं के साथ हमारे विस्थापितों के बात हुई, एक खुला संवाद हुआ, तो वो बहुत प्रभावित हुए और बोले आज हमको सच्चाई समझ में आई है। तो बात यही है, हम दलीय राजनीति को अस्पृश्य नहीं मानते, पर हम लोग दलीय राजनीति के मार्ग से हमारी जो मंजिल है वो हासिल कर पाएंगे ऐसा पूरा भरोसा नहीं रखते हैं। क्योंकि कौन चुन के आएगा और कौन कहाँ पलटूराम बन के जाएगा ये भी आज कोई बोल नहीं सकते। आप कुछ पूछ रही हैं? मेधा जी, आप करीब बीते 4 दशकों से नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। इस दौरान 40 सालों में कई सरकारें आई और गई। आपके लिए एज ए एक्टिविस्ट सबसे चुनौतीपूर्ण जो समय आपने देखा वो कब देखा? और मेरा एक इसके अलावा और सवाल है, मैं चाहूंगी कि आप 2002 में जो साबरमती में आपके ऊपर हमला हुआ उस बारे में बताएं, क्योंकि वो मामला करीब 2 दशकों से लंबित पड़ा हुआ है। चुनौतियाँ तो बहुत होती है ना। शुरुआत में जिन गाँवों में कोई रास्ता नहीं, कोई वाहन नहीं जाता है, तो एक जगह से चालू करो डैम साइड से और चलते चलते करो। तो हैवरसैक लेकर चलती थी मैं, पहाड़ चढ़ के ऐसा उतरना पड़ता था। तो पहले तो लोग भी पहचानते नहीं थे, उनकी भाषा सीखते 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 ऐसा रिश्ता बना कि वो चुनौती ख़त्म हो गई। पर पहाड़ी लोगों को निमाड़ी लोगों से मध्य प्रदेश के जोड़ना ये भी एक चुनौती होती है। महिलाओं को घूंघट निकाल कर बाहर लाना, आज हमारी महिला शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी पेंडॉल हो जाए तो 10,000 की रैली में भी महिलाओं से ही भर जाता है, भाइयों को खड़े रहने की जगह करके देनी पड़ती है। तो ये सब बातें एक चुनौती भरा एक क्षेत्र था। दूसरी चुनौती थी अभ्यास की, क्योंकि जैसे आपके जर्नलिज्म में, मीडिया के प्रोसेस में भी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो हमको कैसे कागज़ मिले? जब अमर सिंह भाई चौधरी मुख्यमंत्री थे तब डायलॉग होता था, जब संवादशील सरकार होती है तब बात बहुत अलग होती है। और हम कभी भी संवाद नकारे नहीं, पब्लिक डिबेट भी हमने नकारा नहीं था। जब बाबू भाई जसभाई पटेल गांधीवादी
मंत्री थे नर्मदा के, वो आए थे, पर उनको सवाल लोगों ने खड़े किए गुजरात के जामनगर जिले के कि आपने ये जो नक्शे बांटे हैं हमारी भीड़ में हजारों की, वो झूठ है, जामनगर को हरा करके दिखाया है, यहाँ तो पानी नहीं आने वाला है। तो बाबू भाई गुस्सा होके उतर के चले। उन्होंने स्वामी नारायण जी के एक संत को लाया था वहाँ, हमने विस्थापितों को लाया था। बोले आपने इनको क्यों बुलाया? अरे मैंने कहा उनका तो पहला अधिकार है, यही संत है हमारे लिए जो कि गरीबी में भी जीते रहते। तो इस प्रकार की अलग अलग चुनौतियाँ तो हुई, पर जब हमारी सब जानकारी होकर, हमारा एक निर्णय होकर, हमारा एक जनशक्ति बनकर आगे जाना होते रहा, तो सरकार हमारे खिलाफ जो होती गई वो अलग अलग प्रकार से सवाल उठाती गई, अलग अलग प्रकार से आरोप लगाती गई। अब तुम विकास विरोधी हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो। अब विकास के अवधारणा पे कभी संसद में या विधानसभा में चर्चा होती है? वो ग्राम सभा से हमारी जनसभाओं में ही चर्चा होती है। तो हम लोग उसके जवाब कुछ देते रहे, कुछ नहीं भी देते रहे। तो ये सब चुनौतियाँ। विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय साहूकारी संस्था को इन्होंने लाया था। अब विश्व बैंक ने भी बड़े लिस्ट लगाई थी, इतनी स्टडीज कुछ सालों में पूरा करेंगे, ऐसा कहते हुए उन्होंने फंड मंजूर किया था। क्या हुआ? प्लानिंग ही नहीं है। ये निर्णय हुआ जब इंटरनेशनल रिव्यू कमीशन उन्होंने बनाया, और 1993 में निर्णय हुआ कि ये बिना प्लानिंग आगे ढकेला हुआ डैम है, इसका विनाश बहुत है, विस्थापन बहुत है इसका। तो वो ब्रैडफोर्ड मोर्स, यूएनडीपी के वाइस प्रेसिडेंट, कनाडा के जज थॉमस बर्जर, यूके के एंथ्रोपोलॉजिस्ट यू ब्रॉडी और गैम्बलर, यूनाइटेड स्टेट्स के इकोलॉजिस्ट, इन्होंने जो बड़ा किताब रिपोर्ट बनी है उसमें से स्पष्ट हो गया। और उस पर फिर बहुत चला अंदर अंदर डायलॉग उनका, और वोटिंग हो गया और उन्होंने फंड रोक दिया। ये क्यों हुआ? हम जो कहते थे वही उसमें एक प्रकार से साबित हो। उन्होंने हमारा नाम नहीं डाला उस रिपोर्ट में, हम लोग चकित हो गए, चिंतित हो गए, गुस्सा भी थोड़े हो गए। बोले आपका नाम डालते ना तो इस रिपोर्ट को स्वीकारते ही नहीं, पर ऐसे भी उस रिपोर्ट को स्वीकारा नहीं। तो कितने रिपोर्ट्स हुए, कितने इंटरनेशनल एंड नेशनल पीपल्स ट्रिब्यूनल्स हुए। अब इंटरनेशनल क्यों? कोई ग्लोबल फंडिंग लेकर हम चल रहे थे और हमारे कोई कॉन्स्पिरेसी थी इसलिए नहीं। ये आरोप जब लगते हैं तब हमको जवाब देने पड़ते हैं। हमारी सीधी बात है कि जो फंडिंग करने वाली एजेंसी है वो आप उनको लाते हैं, वो जब हमारे गांव में पहुंचते हैं मिशन के रूप में, हमको उनको सवाल करना पड़ता है, वो सुनते हैं हमारी। ऐसे कई चुनौतियां हमको लेनी पड़ी है। और संगठन में भी घुसपैठ करना, दलाली करना, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ, 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां हुई कि ज़मीन दी है, उसका 7 साल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। आखिर में मैंने ही केसेस लड़ना चालू किया, और क्योंकि हम पर झूठे आरोप लगाते थे, तो ये सब में हम जीत गए हैं, लेकिन फिर भी चुनौती बाकी है। ये जो फिजिकल अटैक की आप बात कर रहे हैं वो एक बार नहीं हुआ है, और भी हुआ है। पर 2002 में जब शांति मीटिंग थी गुजरात दंगों के बाद की, तो मुझे एक ईमेल पर इनविटेशन आया था। तो मैं सब कुछ छोड़कर बहुत मुश्किल से ट्रेन में बैठी, रिजर्वेशन भी नहीं था, मैं पहुंच गई। अंदर स्टेशन पर नाश्ता करके मैं वहाँ 12 बजे पहुंची। मेरा स्वागत किया जनसत्ता के संपादक प्रकाश शाह जैसे ने, और मैं बैठ गई तो लोग भोजन के लिए चले गए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। तो शाम पारेख टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार बैठे, बोले चलो मैं आपका इंटरव्यू चाहता हूँ। वो करते करते फिर कुछ लोग दौड़ के आए और बहस करने लगे, बहुत ही आरोप लगाने लगे, तुम गुजरात विरोधी हो, तुम चली जाओ। मैंने कहा आप अगर नर्मदा का मुद्दे पर बोलते हैं तो लेट्स हैव अ पब्लिक डिबेट, आप एक मंच खड़ा करो अहमदाबाद के चौक में, मैं तैयार हूँ। ये मीटिंग दूसरी मीटिंग है, शांति मीटिंग है, आप भी बैठ जाइए। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो आश्रम के ही कुछ लोग थे, उन्होंने अभी साबरमती आश्रम में क्या किया है वो बात अभी जाहिर है। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप आया, वो भी बहुत ये करने लगा, हंगामा वगैरह। इतने में तीसरा ग्रुप आया जिन्होंने मुझे लाथा मारे और गिराया, और उसकी पूरी वीडियो है, क्योंकि वीडियो वगैरह लेकर जो दौड़ के आए भोजन छोड़कर, वो फिर उन्होंने किया, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली। वो मुझे गिराया, मेरी साड़ी खींची, मेरा सर पटकते रहे दीवार पर वगैरह, तो सब है।
और उसमें मुझे बचाया गया, पर दसों लोगों का स्टेटमेंट है, वो गवाह है कि ये फैटल अटैक था। पर 2002 से अभी तक केस चल रही है। कुछ सालों तक हमारे वकीलों ने भी कहा कि आप अहमदाबाद में मत आइए, आपके जान को खतरा है। मेरा तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब सुनवाई शुरू हुई, अभी तक मेरी ही क्रॉस चल रही है और 4 उसमें आरोपी हैं, जिसमें 2 भाजपा के हैं, एक कांग्रेस के नगर सेवक पुराने थे, वो थोड़ी सी शांति से बात करते हैं, और एक आज के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और वो सब वीडियो में है और उन पर क्रिमिनल आरोप लगे हैं। और उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि भाई मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ तो मुझे छुटका दीजिए, पर अहमदाबाद मैजिस्ट्रेट ने नकार दिया, साकेत कोर्ट ने नकार दिया, क्योंकि आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें गवर्नर को छूट दे सकते हैं। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में बहुत फ़र्क है। ये उप राज्यपाल कहे जाते हैं, पर वो पब्लिक सर्वेंट ही माने जाते हैं। तो अभी उन्होंने अहमदाबाद हाईकोर्ट से स्टे लिया है, लेकिन केस आगे बढ़ने वाली है। अभी बीच में छुट्टी थी वगैरह, तो उनको तो कोई क्रिमिनल केस से नहीं जाने देना है, पर निकाल ही नहीं होता है। वो उस केस को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं और इररिलेवेंट क्वेश्चंस मुझे पूछते गए। कई मैजिस्ट्रेट्स ने उनको कहा कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो आप, अटैक की बात है उसकी बात करो। तो ये चल रहा है। तो हम देखेंगे। इकबाल बानो की याद आती है। मेरा सवाल है मैम, आपने दलीय राजनीति की अभी थोड़ी देर पहले बात कही, दलीय राजनीति की बात कही। आपने भी 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट से मुंबई नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ा था। बस थोड़ा सा हुआ और हम बाहर आए। तो हम वही जानना चाहते हैं, उसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया, आप चुनाव हार गई थी। कैसा अनुभव था आपका दलीय राजनीति का? छोड़ दीजिए, वो अभी मैं भूल गई, पर अनुभव महत्व का था। काफ़ी समझ में आया कि दलीय राजनीति का ट्रैक्ट ही अलग होता है, पद्धतियाँ अलग होती हैं, हमारी पद्धतियाँ अलग होती हैं। हमने पदयात्रा कर करके कोई रथ यात्रा नहीं निकली। एक केवल रोड शो हुआ था बड़ा। पर वो बात समझने के पहले भी हम लोगों को, मुझे तो लगता था कि भाई अपने तो जन आंदोलनों की राजनीति ही अपनानी चाहिए। हम अराजनीतिक नहीं हैं, पर जिसमें राज नहीं, जिसमें नीति नहीं, ऐसे प्रक्रिया को राजनीति कहना ये हमें मंजूर नहीं। हम दलितों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों के साथ है कि जो गैर बराबरी भुगतते हैं खास करके, और जिनके श्रम का मूल्य नहीं, जिनके हाथ में जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हम सबको ऑक्सीजन देने वाले हैं, हम सबको पानी देने वाले, लेकिन उसकी बर्बादी होती रहती है और वो सबसे ज़्यादा भुगतते हैं। तो ये मुद्दों पर दलीय राजनीति से भी जन आंदोलन ही ज़्यादा सवाल उठाते हैं। तो हम लोगों को लगा, और फिर कई लोग बाहर हो गए। उस समय बहुत कार्यकर्ता जुड़े थे और वो चुनाव के बाद बाहर हो गए। तो चुनाव नहीं, चुनौती। मैं फिर से गुजरात पर लौटता हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत बड़ा गुजरात का वर्ग इसे अपना अभिमान समझता है, गर्व का विषय। आप इसे किस तरह से लेती हैं? यूनिटी हमारा अभिमान का मुद्दा है। उसका केवल स्टैच्यू बनकर नहीं चलेगा। और स्टैच्यू में कौन है? सरदार सरोवर। वो आंसू ढाल रहे होंगे मेरे ख्याल से, दिखते नहीं होंगे, क्योंकि सरदार पटेल ने ही क्या भूमिका ली थी? सांप्रदायिकता के खिलाफ ली थी। और संस्थानें जो बनती है, जो गैर बराबरी के प्रतीक थे उस समय राजाओं की, उसके बारे में उन्होंने भूमिका ली थी। बहुत बड़ा योगदान दिया था बारडोली के, गुजरात के किसानों के आंदोलन से, जिसको उनकी पार्टी कांग्रेस ने भी पहले मना किया था, पर उन्होंने कितनी हासिली की थी। तो सरदार पटेल को तो हम मानते हैं, नमन करते हैं। पर उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके इर्द गिर्द में आए हुए पर्यटन के प्रोजेक्ट्स, इससे क्या हो रहा है? सरदार सरोवर के प्रभावितों पर का ध्यान पूरा हट गया है। आप देखेंगे तो पहले 6 गांव गुजरात के 1961 में प्रभावित हुए, जिनके एक व्यक्ति को मैं अभी कुछ महीने पहले सुना 90 रुपये में 3 एकड़ जमीन उनकी ले ली, किसी के 80 रुपया एकड़ में ले ली। वो जमीन की कीमत नहीं थी, वो खड़ी फसल की कीमत थी। आज तक उन गांवों का, जिस पर कॉलोनी प्रोजेक्ट की बसी है, पर्यटकों को समझता नहीं है
कि नीचे की ज़मीन किसकी थी, कैसे ली गई, वो क्या भुगत रहे हैं, तो वो सब लोग आज भी पुनर्वसित नहीं हैं। ये बहुत गंभीर बात है। और 1961 में कौन सा डैम था? सरदार सरोवर नहीं था, वो नवागाम डैम कहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसका उद्घाटन किया था वो 162 फीट का डैम था, नवागाम डैम बोलते थे। और सरदार सरोवर डैम का निर्णय तो जब ट्रिब्यूनल का फैसला आया 1979 में हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया डैम, हमने पूरा किया, ऐसा कोई अगर दावा करता है वो गलत है। पर उनके पहले भाषण में उन्होंने कहा था, पंडित नेहरू जी ने, ये मुझे वहाँ के सबसे बुजुर्ग सरपंच ने बताया जो अभी गुजर गए, कि दीदी उन्होंने कहा था कि ये 6 गांव पर पहला ध्यान दे दीजिए। आज तक वो 6 गांव के लोग कैसे पड़े हैं आपको बता नहीं सकते। 2023 में उनके घर घर में पानी घुसा तो क्या हुआ, उनका चरागाह, उनका स्मशान, सब पर आक्रमण हो रहा है। और ये पर्यटन के नाम पर उनकी जो ज़मीन बची उनके हाथ में, उस पर वो जीते आए। कुछ ज़मीन स्टोरेज के लिए ली, कॉन्ट्रैक्टर ने ले ली, कॉलोनी बड़ी बड़ी बनी। कौन से 6 गांव हैं ये? केवड़िया, कोठी, नवागाम, लिमड़ी, गोरा, ये गांव है। और इनके सभी महिलाओं ने हमारे साथ बहुत संघर्ष किया। 3-4 प्रमुख महिला हमारी गुजर भी गई। क्या बताऊं कि जब आप पीढ़ी पीढ़ी कोई आंदोलन चलाते हैं तो बहुत चीज़ें बदल जाती है, केवल राजनीतिक नहीं, वहाँ का सामाजिक भी, और लोग भी चले जाते हैं। लेकिन आज भी उन लोगों को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तहत एक नया कानून लाया गया है। और उस कानून के तहत इन गांवों का जो अधिकार था, ग्राम पंचायतों का था, पेशा कानून का था, उसको एक प्रकार से नकार दिया है। पूरी अथॉरिटी बदल गई है। वो अथॉरिटी के बिना कोई भी चीज़ वहाँ नहीं हो सकती। तो ग्राम का विकास भी एक प्रकार से रुक गया। विकास अभी तितली के सफारी योजना हुई है, ऐसे पर्यटन के प्रोजेक्ट्स आए, तो वो लोग उस पर पूरे सवाल करते रहे। कितने सारे गुजराती महिलाओं के वीडियो हैं, हॉकर्स को निकाल दिया वहाँ के वगैरह। और जो बची हुई ज़मीनें थी, वहाँ अभी एक वाघोड़िया गांव है जिसका नाम लेना मैं भूल गई थी, वहाँ ताज होटल आ रहा है, एकता मॉल बन गया है। तो पूरा चित्र बदल गया है, पर उनके चरित्र का क्या हो गया है, ये सवाल है। इतना ही नहीं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये जो पर्यटन के प्रोजेक्ट्स बने हैं, उसका खर्चा सरदार सरोवर में इंक्लूड किया गया है। ये बात मुझे भी पता नहीं थी। सरदार सरोवर डैम में, डैम के खर्चे में, प्रोजेक्ट के खर्चे में, डैम और कैनॉल्स, सब कुछ प्रोजेक्ट होता है। तो बजट स्पीच 2015 का गुजरात असेंबली का अगर आप देखेंगे तो उसमें सरदार सरोवर पर जो 9,000 करोड़ का आयोजन हुआ, उसमें ये जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उसके लिए 915 करोड़ का आवंटन हुआ। और 2017 का जो बजट स्पीच है गुजरात असेंबली में, जब सवाल उठाए, आपने कहा गुजरात कांग्रेस आपका कायम विरोध करती थी, पर गुजरात कांग्रेस सवाल भी खड़ा करती थी। अपोजिशन का वो रोल है, हम भी अपोजिशन ही माने जाते हैं, पर हम केवल अपोजिशन के लिए अपोजिशन नहीं और वोट बैंक के आधार पर या नोट बैंक के आधार पर नहीं बने। तो 2016 में 1066 करोड़ 1066 करोड़ रुपया आउट ऑफ 9050 करोड़ जो सरदार सरोवर योजना के लिए आयोजन किया था, उसमें इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पर्यटन के मुद्दे पर थे। तो ये तो एक चकित करने वाली बात है। इसीलिए सरदार सरोवर का मूल जो खर्चा बताया गया था वो 4200 करोड़ था, जिसको लेकर कुछ महीनों में टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज से इकोनॉमिक अप्रेजल किया गया। कईयों को पता भी नहीं है कि इसकी प्रोसेस कैसी चली। उन्होंने कहा है उस रिपोर्ट में कि हमारे पास डेटा नहीं है कंप्लीट नर्मदा का, इसलिए हम हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी तापी जो सिस्टर रिवर है, जो बहन है नर्मदा की, उसका डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये वैज्ञानिक है? और उन्होंने एक पैराग्राफ में, एक परिच्छेद में पुनर्वास के लिए 11 करोड़ रुपए का आयोजन बताया था।
आज हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, करने पड़े हैं, और हजारों करोड़ रुपए की अभी भी मांग है मध्य प्रदेश जैसी सरकार की। जो गुजरात ने खर्चा देना है उस पर उनका विवाद चल रहा है, तो आर्बिट्रेशन बैठा हुआ है। आज भी अगर ये 4200 करोड़ का बांध, जो प्लानिंग कमीशन की मंजूरी 6400 करोड़ मिल गई 1988 में, उसकी कुल खर्चा 90,000 करोड़ रुपया हुआ है। तो क्या लाभ हानि का भी पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? पर मैं वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की कमिश्नर थी, तो हमने देखा ना कि भारत ने चाइना के नीचे नीचे सबसे ज़्यादा बड़े बांध भारत ने बनाए, और भारत के बड़े बांधों में सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र ने बनाए। लेकिन पुनर्विचार होता ही नहीं, पोस्ट फैक्टो रिव्यू होता ही नहीं है। लाभ हानि, कितना लाभ बताया था, प्रत्यक्ष में कितना हुआ, हानि कितनी बताई थे, प्रत्यक्ष में कितनी। तो ये कोई साइंटिफिक भी नहीं है और लॉजिकल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है। तो ये तो माइनॉरिटी जजमेंट एक आया है 2000 में जस्टिस भरूचा का, क्योंकि 3 में से 2 न्यायाधीश बदल गए थे। इन्होंने ही 6 साल हमारी सुनवाई की थी। उनका माइनॉरिटी जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा जो विश्व बैंक ने भी 1993 में कहा था, इन्होंने 2000 में भी कहा कि प्लानिंग के बिना आगे ढकेली गई योजना है। पहले इंटरडिसिप्लिनरी पैनल बनाओ, उससे पूरा अभ्यास करवाओ, फिर तय करो कि बांध आगे बढ़ सकता है कि नहीं। जिशन, आप कुछ पूछ रहे हैं? नमस्कार ताई, सर्वप्रथम दिल्ली आणि वायाच्या ऑफिसमध्ये स्वागत तुमचं. मराठीमध्ये हो, ऑफकोर्स मराठी, मी चिपळूणातला आहे. तर हमारा नारा है, पर हिंदी मराठी या गुजराती लड़ने वाले एक ही जाति। अरे वाह, बिल्कुल. हाँ, तो लेकिन सबकी सहूलियत के लिए मैं हिंदी में सवाल करूंगा मैम आपसे कि मैं आता हूँ चिपळूण रत्नागिरी से, वो एकदम सह्याद्री के एकदम गोद में है, और इसलिए मेरा बचपन से सह्याद्री से अच्छा एक नाता रहा है, और अभी भी मैं वहाँ कुछ रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं उनके साथ मिलने के लिए जाता रहता हूँ. तो एक मेरी दोस्त है रानी प्रभुलकर, तो शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ PhD ऑन द पीपल ऑफ द आदिवासीज ऑफ सह्याद्री. तो मेरा आपसे बस एक सवाल ये है कि एक कॉन्वर्जेसन हो रही थी कि अब मैं अपने दोस्त को लेके गया था, तो वो थोड़ा इग्नोरेंट सा था इन्वायरमेंट को लेके, तो उसने ये कहा कि इन तक रोड क्यों नहीं है, इस गांव तक कितना ब्यूटीफुल है. तो रानी ने कहा कि नहीं, अगर यहाँ पे रोड आ गई तो ये पर्यटक आने लग शुरू हो जाएंगे, बाहर खींचेंगे. तो आपका इस पे क्या, आपकी क्या राय है? क्या जैसे आदिवासी समाज जो है, जो समाज जो बाकी समाज से अलग रहते हैं, क्या उन तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पहुंचनी चाहिए या नहीं चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचनी चाहिए, सुप्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचना चाहिए. अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? एक आदिवासी गांव है समझो, उनका फॉरेस्ट है, जल जंगल ज़मीन मछली सब पर वो जीते हैं, और उन्होंने वो ख़त्म नहीं किया. इसके लिए आज भी नक्शा खोल के देखो भारत का, जंगल कहाँ बचा है? जहाँ आदिवासी है वहीं बचा है. दिल्ली में भी पहला जंगल होगा और मुंबई में भी पहला जंगल होगा. मछुआरे थे हमारे महाराष्ट्र के, उनके कोलीवाड़े थे. आज उनकी क्या स्थिति है? उनको पेरिफेरलाइज कर दी. तो सेंटर पेरिफेरी, एडवर्ड शिल जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का एक थियोरी है ना, वही आज सब जगह है. तो आदिवासियों को सीमांत मानकर उनके यहाँ कुछ भी नहीं पहुँचना है, ये तो हम मानते नहीं हैं. जो सरदार सरोवर का महाराष्ट्र का क्षेत्र है 33 गाँवों का, वहाँ हमको जीवन शालाएँ क्यों चलानी पड़ी है पिछले 30 सालों से? क्योंकि सभी शालाएँ कागज़ पर थी और एक भी पढ़ाया नहीं गया था बच्चा. 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फड़काने शिक्षक आते थे और बस चले जाते. रिकॉर्ड चेक किए तो मृत व्यक्तियों के नाम मिले चौथी के स्टूडेंट्स की लिस्ट में. तो हमारे गांव वालों ने तय किया कि हम लोग खुद शाला चलाएंगे, और फिर हमने जीवन शालाएं चलाई. आज भी हमारे 6000 से अधिक आदिवासी बच्चे पास हुए, क्रीड़ापटु हुए, किसी को 52 गोल्ड मेडल्स मिले, किसी को 25 गोल्ड मेडल्स मिले, शिक्षक हो गए, कार्यकर्ता हो गए. ये एक एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा है. केवल समृद्धि मार्ग या हाईवे पहुंचना यही इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ी में नहीं जा सकता है, वो शहरी हिस्सा है. और आज गांव खत्म होते होते शहर में आना, और गरीब बस्तियों में जैसे मुंबई के 60% लोग 9.24% ज़मीन पर हमारे गरीब बस्तियों में है, जिनका हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन चलाना पड़ा है. और
जब घर ध्वस्त होते हैं हमको खड़े रहकर लड़ना पड़ता है, अहिंसक लड़ाई। तो ये सब जो आदिवासी क्षेत्र है वही समृद्धि का प्रतीक होता है। उनके रिसोर्सेस पर दूसरे लोग जो नॉन एग्रीकल्चरल, अनसस्टेनेबल, अनजस्ट विकास चाहते हैं, उससे उनकी बर्बादी होती है। वो मजदूर बन जाते हैं, मजबूर किए जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर है। इंटरस्टेट माइग्रेशन लॉकडाउन में सबने स्क्रीन पर देखा, मुझे वहाँ उपवास पर बैठना पड़ा था मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर पर, तब जाकर एसटी शुरू हुई। फोर्ड लेकर चलते हुए ऐसे लोगों को देखा नहीं जाता था। तो ये सब जो हुआ है, होता रहा है, वो आदिवासी जो मूल निवासी हैं उनके हाथ में जो संसाधन है उस पर उनको अधिकार देना और उनको विकास नियोजन का अधिकार देना। जो पैसा कानून में दिया गया 1996 में, मध्य प्रदेश में रूल्स बने 2022 में, फिर भी उसका पालन नहीं हो रहा है। ये सब जगह जो हो रहा है, गढ़चिरौली में, चंद्रपुर में महाराष्ट्र के, या नीलगिरी में तमिलनाडु के, हर जगह, केरल में, वायनाड के क्षेत्र में भी कभी लड़ाई चली थी, ऐसा सब जगह ही संघर्ष करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य बचाने के लिए। तो कोई भी पार्टी सत्ता में हो, आदिवासियों का हक नहीं छीनना। स्थानीय स्वराज्य संस्था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये शब्द जब कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राम सभा को अधिकार तो 1992 में आया, जब राजीव गांधी ने ये समझा कि पावर टू पीपल विल ओनली curtail the corruption, नहीं तो out of 1 rupee 10 पैसा reaches the lowest level। तो वो आया 73rd and 74th amendment of the constitution। पर मूल कॉन्स्टिट्यूशन में भी गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की भूमिका थी वो रिफ्लेक्टेड थी। बाबा साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, जिसमें गैर बराबरी का पूर्ण विरोध है, कि मुट्ठी भरों के हाथ में देश की संपत्ति अगर केंद्रित होती है तो ये नहीं चलेगा, वो विकास नहीं होगा। पर वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मार्गदर्शक सिद्धांत, तो वो नॉन जस्टिसिएबल बनाए गए। पर संविधान सभा ने उसका विरोध किया था, नहीं तो बाबा साहब का कहना था कि वो सब अगर वो लाते तो आदिवासी हो, दलित हो, सभी समाज, एक बस्ती के मोहल्ले, ये सबको अपना अपना अधिकार मिल जाता। और आज के गैर बराबरी के कारण वो जो भुगत रहे, तो उनको भी बहुत योजना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको म्यूजियम में रखो, हम तो चाहते हैं उनको शिक्षा पहुंचो, स्वास्थ्य पहुंचो, उनको गृह निर्माण के ये करो। पर अभी गृह निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर का ही शर्त डालते हैं, तो आदिवासियों का जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी थी वो खत्म हो रही है। तो अभी रेत और सीमेंट के कारण कितने लोग ध्वस्त हुए, कितने नदियाँ अवैध रेत खनन से, नर्मदा से लेकर तापी तक हर नदी ध्वस्त हो रही है। तो ये जो उनके जो कल्चर ही नहीं, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, उनकी जो लाइफस्टाइल, जीवन प्रणाली थी, वो सब ध्वस्त करना ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो नदी बचाई, उन्होंने जो मछली बचाई, उपयोग करते हुए उन्होंने सस्टेनेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो हर वर्ल्ड बैंक एंड हर इसके रिपोर्ट्स में आता है। पर एक्चुअल प्रैक्टिस आदिवासी और ऐसे समाज ही करते हैं जिनको श्रम का सही मूल्य नहीं मिलता है, जिनको प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार पूरा नहीं दिया जाता है। जो अच्छे अच्छे कानून आते गए वो संघर्ष से आते गए। हमारे पास एक अंतिम प्रश्न है, मीनाक्षी पूछेंगे आपसे। आपने बताया कि 40 साल पहले आपका सफ़र शुरू हुआ था और ये जन आंदोलन था जिसमें लोगों की भागीदारी थी। पर शुरुआती सवाल में ही आपको आशुतोष जी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री समेत बहुत सारे नेताओं ने विभिन्न तरह की संज्ञाएं दी हुई हैं, अर्बन नक्सल, आंदोलनजीवी, विकास विरोधी। जब आप जनता के बीच में जाती हैं तो पिछली सरकारें जो थीं उस समय पर, और जब से इस तरीके का जो दानवीकरण, जो डिमोनाइज करने की प्रैक्टिस शुरू हुई है, उसके बाद क्या जनता का जो रवैया है आपके प्रति या आंदोलन के प्रति, उसमें क्या कोई बदलाव आपने महसूस किया है? बिल्कुल नहीं। आंदोलन जीवी शब्द तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है और आंदोलन से ही जीने का अधिकार मिलता है, और आंदोलन हम जीवन के साथ समन्वय करते हुए चलाते हैं। तो आंदोलन जीवी हम हैं, उसमें कोई बुराई नहीं हमको लगती है। और आज भी देश में कई जन आंदोलन चल रहे हैं। हाँ, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता जेल में भेजे जाते हैं विदाउट लीगल प्रोसेस,
हैकिंग करते हुए या जो भी होगा, वो मैं सब इन्वेस्टिगेशन में नहीं पड़ी हूँ। लेकिन हमको पता है कि जो बिल्कुल ही जीवन भर श्रमिकों के साथ जुड़े थे, ऐसे लोग भी जेल में रहते हैं। सुधा भारद्वाज जो शंकर गुहा नियोगी जी के थी, फादर स्टैन सैमी जो पत्थलगढ़ी में आदिवासियों को संसाधनों पर अधिकार देने के लिए लड़ते थे, उनकी मौत हुई कि हत्या, सोच लीजिए। लेकिन ये जो निश्चित है कि आंदोलनों का एक नेटवर्क आज भी बना हुआ है, इसके बावजूद वो क्यों? क्योंकि आज भी अगर संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो जीने मरने का सवाल खड़ा होता है, तो महिलाओं को रास्ते पर उतरना पड़ता है। वो मणिपुर की हो कि और हाथरस की हो, कैसे नहीं उतरेगी? हम कैसे नहीं पहुंचेंगे वहाँ फैक्ट फाइंडिंग के लिए? हम पहुंचते हैं। हाथरस के आज की घटना मुझे याद दिलाती है, मैं हाथरस में जब पहुंची थी। अब ऐसा कार्य अगर हम करते हैं, कहीं अगर जाति या धर्म के नाम पर हिंसा होती है, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए हम नहीं पहुंचेंगे, हमको बदनाम करेंगे कि तुम एक तरफा सुन रही हो, तुम ये, ऐसा कभी नहीं करते हम लोग। और हमारा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कहीं ना कहीं काम भी आता है। तो मुझे लगता है कि हर जगह के विस्थापित आज कहते हैं कि नर्मदा में जो आपने हासिल किया है, हमारे अगर आप देखेंगे कि पिछले साल हमारे हजारों घर ध्वस्त हुए, इस प्रकार का चित्र आया नर्मदा में। आप देखिए खेती बर्बाद, आप देखिए गांव कैसे डूब में, ये बांध की वजह से। ये 2023 ये बांध की ही नहीं केवल, पर इन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया, अब ये पानी भी शाम को रात भर में यहाँ तक चढ़ा। ये सभी घर ध्वस्त हुए हैं। ध्वस्त होने के पहले का ये चित्र है 16 सितंबर का। अब लोग तो रास्ते पर आ गए, लोगों का लाखों का नुकसान हुआ, 1200 मवेशी मर गई, 6 इंसान डूब गए। और ये क्यों हुआ कि इन्होंने इतने बांध बनाए हैं तो पानी का रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग किया नहीं, और जो बैक वाटर लेवल्स लगाए थे बांध गांव में, वो इन्होंने 2008 में 1984 के लेवल्स कम किए और 15,946 परिवारों को जाहिर किया कि तुम डूब से बाहर हो। उनका घर एक्वायर करने के बाद, मतलब उनकी संपत्ति सरकार की हो गई, डूब क्षेत्र से बाहर उनको घोषित कर दिया और उन जगहों पर पानी आ गया और वो डूब गए। और ये क्यों? क्योंकि जब पानी आया ऊपर के बांधों का कोई रेगुलेशन मॉनिटरिंग नहीं किया, जिसका कानूनी प्रक्रिया है, जिसके लिए रेगुलेशन कमेटी है, सब कुछ है, ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट्स और बड़े बड़े इक्विपमेंट, सबकी बात है। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाना था, इसीलिए 17 सितंबर सुबह तक पानी छोड़ा नहीं, गेट खोले नहीं, और जो बैक वाटर लेवल्स कम करके इनको बाहर किया, उस रिपोर्ट में लिखा है कि जब भी फ्लड आएगा गेट्स खुले रहेंगे, इसीलिए कोई चिंता नहीं है, ये लोग डूब में नहीं आएंगे। आज वो हजारों लोग डूब में आए हैं। सरकार को हमारा कहना है कि जल स्तर नीचे रखो जब तक सबका पुनर्वास पूरा नहीं हुआ। कोई 1994 में डूबे हुए, बाकी अचीव तो बहुत किया हमने। आप अगर हमारे फोटोग्राफ्स देखेंगे तो बड़े बड़े महल जैसे वसाहटें बनी हैं, तो दुनिया में किसी बांध में इतना नहीं मिला है। ये मैं वर्ल्ड कमीशन के अभ्यास के हमारे आधार पर कह सकते। आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए गेट नहीं खोला गया, और उसके कुछ दिन बाद जब खोला गया और तो आकस्मिक जो पानी आया ढेर सारा, उससे वे नीचे गया, पानी गया, पीछे आया नहीं, नीचे गया, बांध के नीचे वास में, डाउन स्ट्रीम में। तो उसमें भरूच, अंकलेश्वर, 2 शहरों के हजारों घर ध्वस्त, जो कि डूब से बाहर के थे। वो तो डूब में थे ही नहीं, नीचेवास में डूब क्षेत्र होता ही नहीं है। तीर्थ और मंदिर खत्म हो गए, हजारों एकड़ खेती बर्बाद हो गई बिना भू अर्जन की। ये अपराध है। और ये सब कुछ जो हुआ है, उसके बाद 5,000 रुपया रिलीफ की अमाउंट देना क्या होता है? हमने मध्य प्रदेश में जो संघर्ष किया, और ये गुजरात के मछुआरे आज हैरान है, उनके नावे जाल बह गए। गुजरात में बहुत चैनल्स पे इस पर पैनल्स चले, पर मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा ज़्यादा नहीं पहुंचा होगा। तो आज भी बहुत जगह पे आंदोलन कई साल चलने के बाद भी जब ऐसी नई चुनौतियां खड़ी होती हैं, अवैध रेत खनन, उससे नर्मदा बर्बाद हो रही है। मैंने ही केस लड़ी, हाथ में स्टे ऑर्डर है, तो भी हमको ऊपर का आशीर्वाद है, ऐसा कहकर
माफिया काम करते हैं, हम पर हमला करने आते हैं, बहुत सारी हकीकत है। प्रदूषण, इंडस्ट्रियल इस्टेट का प्रदूषण आ रहा है अजनार नदी से कारम, कारम से नर्मदा में। मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स है, मैं आपको भेजूंगी कि पानी पीने लायक नहीं है, नॉन पोर्टेबल है। नर्मदा का हमारे क्षेत्र का टेस्ट रिपोर्ट, बड़वानी धार का। और ये क्यों है? सभी शहरों की गंदगी नर्मदा जैसे हर नदी में जा रहे हैं देश भर, लोगों को पता नहीं होता है। ये कब से शहरवासी भी पानी पीते हैं नर्मदा के, बड़े बड़े जलाशय तो शहरों के लिए ही ज्यादा बनते हैं, गाँव से भी। ये नॉन पोर्टेबल कब से हुआ? ये कभी से, कुछ सालों से। मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स 2022 का और 2023 का है, जो मैंने पानी ले जाकर बम्बई के एक रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट से करवाया है। और इस पर बहुत एक 10 सूत्र करके ये है चैनल है, उसने पूरा इसको एक्सपोज किया है कि एक एक शहर के जबलपुर से लेकर जहां अमरकंटक में नर्मदा का उगम होता है, एक एक शहर का कितने मिलियन लीटर्स गंदा पानी नर्मदा में जा रहा है। अब नर्मदा का पूजन होता है, नर्मदा को नमन करते हैं, पर नर्मदा पर मनन नहीं करते। ये चीज़ हर नदी के बारे में आज हो रही है। इसलिए जन आंदोलन खत्म तो होता नहीं है, और हर जगह जब आंदोलन होता है, नर्मदा आंदोलन को विस्थापित ही नहीं, नदियों पर काम करने वाले याद करते हैं। नदी बचाओ सम्मेलन हमारा हुआ था बड़वानी में, तो ब्रह्मपुत्रा से लेकर केरल के पेरियार तक, कावेरी तक सभी कार्यकर्ता आए थे, कुछ सांसद आए थे, कुछ भूतपूर्व सांसद आए थे, अधिवक्ता आए थे। उसी दिन शाम को ये पानी भरना चालू हो गया। अतिथियों को हमने सेंड ऑफ दिया और हम लोगों को दौड़ के जाना पड़ा, थके होते हुए भी, और एक एक घंटे में 2-2 मीटर पानी चढ़ता रहा। तो बूढ़े लोगों को, मवेशियों को, जो भी हो सकता है खींच के लाना पड़ा। सरकार ने एक वाहन नहीं उपलब्ध किया, एक सूचना नहीं दी थी पहले। और हमने जब फ़ोन किया तब उन्होंने कहा गेट खोल रहे गुजरात के, लेकिन गेट नहीं खोले। सुबह 3 बजे कुछ थोड़ा सा गेट खोला, तो भी नीचे के केवड़िया जैसा गांव जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है, सब अभी प्रसिद्ध हो गया है, और वाघोड़िया जैसे गांव, इनके 55 परिवारों को केवड़िया से खींचना पड़ा, कुछ परिवारों को वाघोड़िया से खींचना पड़ा। उनको ट्रैक्टर लाने नहीं दे रहे थे, कहते थे कि नहीं कल तो समारोह है तो आप ट्रैक्टर नहीं। अरे इंसानों को भी कैसे बचाएंगे? ये हुआ। लेकिन समारोह के बाद जब गेट खोले 6 मीटर, तो वो गलत था, और उसके कारण 18 लाख क्यूसेक्स पानी जो डाउनस्ट्रीम में गया, उसके कारण गुजरात की बर्बादी हुई। इस साल भी ये हो सकता है, इस साल भी बैक वाटर लेवल जो बदले हैं, वो हमारी मांग है कि वो पुराने ही लेवल्स जो केंद्रीय जल आयोग ने लगाए थे, सेंट्रल वाटर कमीशन, कानून में उनको ही काम दिया है, तो वो मंजूर करो और पानी का जल स्तर रोक के रखो। क्योंकि 2019 तक के हमारे पास सुप्रीम कोर्ट फैसले हैं कि 4 मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तय करें कि क्या पुनर्वास पूरा हुआ था। जब 2017 में बांध पूरा करवा दिया, गेट्स खड़े करवा दिए, 17 जून को बंद करवा दिए, तो उद्धव ठाकरे जी ने ऑनलाइन मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा था कि मैं जो सच है सच बोलूँगा, और उन्होंने हमारी पूरी बात पहले सुन ली, अधिकारियों की सुन ली, और उनके ऊपर हंसते हंसते आरोप लगाया गया आप किसी की सुन के आए हो, तो भी उन्होंने कहा मैं सबके सुन के आया हूँ, जो सही था। पर मध्य प्रदेश के अधिकारी आए, मुख्यमंत्री नहीं आए, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल पैसे की मांग की बचे हुए काम के लिए, लेकिन पुनर्वास बाकी है ये नहीं बचा। तो ऐसा जब होता है, 2009 से कहना चालू किया कि सबका पुनर्वास हुआ है, झूठे एफिडेविट्स कोर्ट में डालना, झूठे एनुअल रिपोर्ट्स में जीरो बैलेंस बताना, ऐसा सब हमारे पास डेटा आज उपलब्ध है, जिससे हम साबित कर सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में भी जो झूठापन आता है, और धरातल की सच्चाई तो और ही गंभीर होती है। तो हम लोगों को आंदोलन छोड़ना संभव नहीं होता है। और लोग जो जानते हैं, हम श्रमिकों के साथ भी काम कर रहे हैं। आज हमारी बड़ी केसेस चल रही है, मैं हाई कोर्ट में लड़ती हूँ, श्रमिक जनता संघ हमारी ट्रेड यूनियन है, हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है। तो हर एक में हम लोग जबकि न्याय के लिए लड़ रहे हैं, समता के लिए लड़ रहे हैं, और प्रकृति बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो केवल क्लाइमेट चेंज की चर्चा ग्लासगो में जाकर नहीं हो सकती,
उसके असरों पर अपने को खड़े रहना पड़ता है। तो इससे बदनाम हम नहीं होते हैं, जो लोग जानते हैं। हाँ, कुछ इंटेलेक्चुअल्स भ्रमित होते हैं, कुछ लाभार्थी बनाए जाते हैं वो भ्रमित होते हैं, रेवड़ी बांटी जाती है वो भ्रमित होते हैं। हम उसकी कोई चिंता नहीं करते हैं, हमारा काम है न्याय दिलाने का। तो मुझे लगता है कि बदनामी के आरोप कितने भी लगाए, हम उससे कोई डरते नहीं हैं, न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारा नारा है। चूंकि हमारे पास कई सारे आंकड़े हैं, कई सारे विरोधाभासी आंकड़े भी हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार कितने लोग इस परियोजना से विस्थापित हुए और कितने लोगों का पुनर्वास हुआ, कितना बाकी है और कितना पैसा उनको बांटा गया? देखिए, आपका आंकड़ा क्या है? अभी तो हम केवल सरदार सरोवर की बात कर रहे हैं। जी, बस तो उसी की बात हो रही है। 50,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावित या विस्थापित? प्रभावित हुए हैं। तो विस्थापित और प्रभावित मैं दोनों कहती हूँ, ठीक है। क्योंकि जिसका घर हटता है और जो हटाना पड़ता है, पर जिसकी खेती डूबती है, जिसका जंगल चला जाता है, जीवन का आधार प्रभावित होता है, तो वो भी विस्थापित ही माना जाना चाहिए। और ये डेफिनेशन से हम प्रूव कर चुके हैं। तो इतने हुए हैं, तो उसमें करीबन 40,000 से 50,000 के बीच में कहीं पुनर्वास हुआ है तीनों राज्यों का मिलकर। महाराष्ट्र में 4,000 का, गुजरात में करीबन 11,000 का, जिसमें 5,000 मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में गए हैं, और मध्य प्रदेश में भी 23-24,000 का। लेकिन इनमें भी आज तक सुविधा कुछ बाकी है पुनर्वास स्थलों की, तो हमारा संघर्ष चालू है, कानूनी और मैदानी भी। और कईयों को आज 60 लाख हमने सुप्रीम कोर्ट से मंजूर किए, जिनके कि ज़मीन का अधिकार था, वैकल्पिक ज़मीन पर दी नहीं गई, खराब ज़मीनें दी गई, वो लोगों के लिए अभी भी चालू है। 6,000 अर्जियाँ जो भूतपूर्व न्यायाधीश ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के रूप में अपॉइंटेड है, उनके पास पड़े हैं। अब ये सब होते हुए जीरो बैलेंस कैसे बता सकते? भ्रष्टाचार में जो फंसाए गए उनको हमने फिर 15 लाख मंजूर करवाया सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस केहर साहब बोले, आई एम अ पंजाबी फार्मर, आई नो, कैन यू परचेज मिस्टर अटॉर्नी जनरल 5 acre लैंड विथ 5.58 लाख रुपीज? ही सेड नो। तो फिर उन्होंने चर्चा करते करते ओपनली 60 लाख रुपए दिए, 5.5 लाख। अभी भी सैकड़ों लोगों को 60 लाख मिलना बाकी है, 800 से अधिक लोगों को मिल चुके हैं। तो ये एक एक महिलाओं का अधिकार रोक के रखा है आदेशों के बावजूद। 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं, बस उनका निर्णय आने तक किसी महिला को अधिकार नहीं देंगे। जब महिला खातेदार है तो पुरुष खातेदार पट्टेदारी और महिला पट्टेदारी, इन पे फर्क नहीं हो सकता है, ऐसा आदेश है ग्रीवेंस रिड्रेसल के न्यायाधीशों का। कई सारी बातें, कुम्हार, केवट, मछुआरे, हमने समितियां, सहकारी सब तय की। महाराष्ट्र ने अच्छा योगदान दिया है, सहयोग दिया है, मध्य प्रदेश नहीं दे रही है। इनका प्लान है कि 3 राज्य मिलकर कोई और ठेकेदारी के तहत चलाएंगे, हमारा विरोध है। बांध में दरारें आई है, उसकी चर्चा डैम सेफ्टी एक्ट के तहत मिनट्स में मीटिंग के आई है, पर अभी तक नहीं हुआ है पूरा रिपेयरिंग। कई सारे मुद्दे बाकी हैं, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक भी, जिसका मैंने जिक्र किया। तो ये सभी मुद्दे आज होते हुए हम लोगों को यही लगता है कि इस पर पूरा पुनर्विचार होना चाहिए। और ये एक योजना ऐसी है कि जो लोकल टू ग्लोबल कहते हैं, तो लोकल टू ग्लोबल पहुंच चुकी है। विश्व बैंक ने पैसा रोका, क्यों? बाकी सभी बायलैटरल एजेंसी ने पैसा रोका, क्यों? ये सभी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और गुजरात में भी किसको कितना लाभ मिला है, मैं आपको कंपनीज की सूची बता सकती हूँ। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान तो दिखाते हैं, पर इस साल भी क्या होगा आने वाले कुछ हफ्तों में, ये पता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें केवल आंकड़े की जानकारी है, धरातल की स्थिति क्या बताए। तो ये सब जो है, पर उसके अलावा नर्मदा के जो ऊपर के बांध हैं, उनके भी विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हुआ है। बरगी के मछुआरे के लिए 11 दिन मैं भी जेल में थी 200 महिलाओं के साथ, पर क्या हुआ है? जलाशय पर उनका हक दिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज चला गया। और 7 बांध शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे पास, जिसका ब्यौरा है कि जो रद्द किए थे, जिसमें बसानिया बांध है, राघवपुर बांध है, मछरेवा बांध है, सेसरा बांध है, ये सब रद्द किए थे, ये कहते हुए कि भू अर्जन और ये सब बहुत बड़ा मुद्दा होगा, तो ये रद्द करो।
और वहाँ फॉरेस्ट जा रहा है, आदिवासी 100% है तो भी, और फिर दूसरी बार जब सत्ता में आए, जो आज कृषि मंत्री बन गए हैं, उन्होंने सोचना चाहिए संवेदना के साथ कि आदिवासी भी कृषक होते हैं, दलित भी कृषक होते हैं, और कृषकों में हम लोग पशुपालक, मछुआरे सबको पकड़ते हैं, खेत मजदूर को भी, महिलाओं को भी। तो अभी उन बांधों को फिर से जीवित किया है। अब उनको पूरी पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है, तो आप सोचिए कि उनकी संख्या भी कोई आज ठोस नहीं दे सकता। जैसे सरदार सरोवर की संख्या 7,000 के इर्द गिर्द में बता रहे थे, और प्रत्यक्ष में हुई 50,000 तक। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि बिना प्लानिंग, बिना पूरा अभ्यास, जब राजनीतिक या आर्थिक लाभों के आधार पर ढकेले जाती है परियोजना, तब उसको सवाल खड़ा करना हमारा कर्तव्य है, कोई अपराध या विकास विरोध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से विकास और पर्यावरण और बांध और विस्थापन जैसे विषयों पर एक नई बहस छिड़ेगी। मेधा पाटकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।